अब मेरा अगला सवाल आपके सामने है, और वो सवाल इसको नहीं दूंगा मैं एडवांस वाला दूंगा, एक पहले ये वाला। ये आया है सवाल जेई एडवांस 2018 में। क्वेश्चन है, लिखिए द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स। द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स ऑप्शन से मोर देन वन में आया होगा। ए, इट हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहला ए ऑप्शन है, इट हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा, इट विल शो, दूसरा बी ऑप्शन है, इट विल शो 3GI if En is replaced by two cyanide group, En is replaced by two cyanide group। एक En यदि हटाओगे तो दो Cn लगा सकते हो, तो यदि En को हटाकर दो Cn ग्रुप लगा दिए जाए तो Gi जो है 3 बनेंगे। तीसरा है, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। और चौथा है, नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन मैं आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि ये, इसमें से जरा बताओ आप क्या आ रहा है। मुझे नहीं पता। हाँ, मोर देन वन है। ये दो सवाल हैं, ये इंटीजर टाइप है, इसके अंदर पॉसिबल GI बताने, और ऊपर वाले के अंदर तो मैंने आपको बताई है। जिसका भी हो जाए वो मुझे बता दे कि ये आ रहा है पहले वाले में। किस वाले में? पहले वाले में क्या आ रहा है? अब ऑप्शंस कई आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आगरा बॉम्बे, कुछ कह रहे हैं बॉम्बे चेन्नई। जैसा विधि का विधान है, सभी तो जाओगे नहीं, कुछ रुकोगे भी, तो एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लो, कोई बुराई नहीं है। क्या क्या है? तो मत बनाओ, दूसरी तरह से बना लो, फिगर से बनाओ, बिल्कुल, और क्या।
बाइडेंटेट भी वैसे शेड से इस तरह से बना सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आसान है ये कर लेना। बना सकते हो, बस क्या अंतर होगा, 3 के पेयर के सेट में जैसे आप ऐसे करते हो ना ए ए, तो अगला ये भी बना सकते हो, ए और रख के बी और ले आते हो, लेकिन जब बाइडेंटेट होंगे ना तो ये पूरा पूरा शिफ्ट होगा, ए ए इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर, ऐसे ही शिफ्ट होगा। तो इस तरह से सेट भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है इस तरह से करना। चलो मैं क्या पहले वाले को चेक करूं, आप के जवाब बाद में आ जाते हैं, लेकिन जो पहली बार में आप निगेटिव खा जाते हैं उसका मुझे काफी दुख होता है। जैसे यहां देखिए, पहला क्या था, 2 जीआई शो हो रहे हैं, 2 जीआई शो हो रहे हैं, क्या सेंट्रल मेटल एटम ए टाइप का है, बोलो बच्चों, और ये है NH3, NH3, यहां NH3 और वाटर, ये हो सकता है एक फॉर्म, ये बना सकते हैं हम। और क्या कर सकते हो, एक बार 2 NH3 अपोजिट कर लो, एक बार H2 और NH3 अपोजिट कर लो, यही 2 चीज तो हो सकती है। ए इधर आपका क्या कर दो, NH3 इधर क्या कर दो, दो फॉर्म बन गई है जीआई, और तो कुछ बन नहीं सकता, बोलो बच्चों। अब दूसरा पार्ट क्या था, यदि एक EN को CN से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा ये कंपाउंड, CO CN का होल ट्वाइस, NH3 का होल थ्राइस और H2O। ये अभी थोड़ी देर पहले नहीं बनाया था अपन ने, MA3B2C इसका बनाया था ना, कितनी फॉर्म आ रही थी, 3। बनाऊं क्या दोबारा, 3 फॉर्म आ रही, तो सही क्या हो गया, आगरा सही हो गया, बॉम्बे सही हो गया। क्या क्या, H2 यहां पर, यहां पर कैसा है चेक कर लेते हैं। इनका कहना है कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एक ही कहां लगा दें, यहां लगा लूं, यहां लगा लूं, अब क्या करूं, बात यही तो है, कुछ भी बना लो। जैसे इसके बाद क्या करना है, यहां NH3 लगा दें, यहां NH3 लगा दें, यहां NH3 लगा दें और यहां H2O लगा दें। अब ये बताओ किसके बराबर है, किसी का आइडेंटिकल दिख रहा है, ये ठीक है, ओके। पैरामैग्नेटिक तो चेक कर लोगे बच्चों, ओके कोई बात नहीं। अगला सवाल जेईई एडवांस 2016 का आपके पेशे नजर है, एक बार में सही निकालिए, पहली बार में ही। जैसे ही हो जाए आप मुझे आंसर बता दीजिएगा, और पहली बार के बाद दोबारा ट्राई मत करो अब अगर गलत हो तो, इसलिए पहली बार में ही पूरी अच्छी तरीके से बताओ। उस हाथ में कुछ है क्या, एक बंदे का सही, 2 बंदे का सही, 2 बंदे का सही है, दो बंदों ने बिल्कुल सही लगा लिया। मुझे नहीं पता, यही लिखा हुआ है इससे सामने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जीआई,
यानी जितने केस बनते हैं सिर्फ वो बता रहे, नो नो नो, इधर कोई धीर वीर महावीर नहीं बैठा है, नो नो नो। यस, बिल्कुल सही जवाब, धीर वीर है बैठे हुए। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। दो तो महा गलत जवाब। 6 महा गलत जवाब। सही जवाब, सही जवाब। आंसर वो है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो राहुल गांधी जी हैं। वही आंसर है। सही जवाब है 5, 5, 5। ट्राई करिए फिर से। मैं अगला क्वेश्चन जब तक लिख रहा हूं तब तक ये क्वेश्चन पर एक बार और मौका मिल रहा है।
कौन वाला? थर्ड वाला और थर्ड वाला लास्ट वाला सेम हो गया क्या? ए बी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? इसको बदल दो ना, ए बी, बी ए कर दिया, एक सेकंड, बी और बी 180, ओके, बी ए कर देते, कुछ सेम हुआ क्या? चुप हो जा। यहाँ ए बी, ए बी, सी ओ, ए बी, ए बी, सी एल, सी एल, ये 180 हो गया, ये हो गया, ठीक है। सी ओ, ए बी, और इधर क्या कर दूं मैं? ये कर सकता हूं बी ए सी एल, सी एल, ठीक है। अब मैं एक कर सकता हूं जहां ए एक ऐसा हो, 180 हो ना, ठीक है। तो बी ए बी, बी ए, कौन सा रिपीट है? कोई नहीं, 5 फॉर्म ये कल करवाया भी था, 5 फॉर्मूला। कौन सा केस था ये कौन सा केस था? एम ए बी टू सी टू। इसके अंदर कितनी फॉर्म आई? अगला सवाल ये है फिर से जेई एडवांस का, जरा ध्यान से इसकी लैंग्वेज पढ़िए। हाँ, आ गया क्या? दोबारा आ गया, मैं एक बार चेक कर लूं, आंसर मुझे नहीं पता रहता तो। चलें देखा जाए क्या है कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ सिस दिस बॉन्ड एंगल, और आपको क्या करना है, दैट इज ये और ये आपका कैसे होने चाहिए? सिस पोजीशन पर होने चाहिए। ऐसे कितने बॉन्ड एंगल आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, पहले तो ये बना लो। सिस, तो ये Mn हो गया, ठीक है। इधर क्या आ गया? इधर आ गया N, इधर N, इधर N, इधर N, कैसे भी बना सकते हो आप, इधर Cl, इधर Cl। अब पूछा क्या जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ सिस NMCl बॉन्ड, मतलब जैसे ये देखो NMCl, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, बोलो बच्चों, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और कौन से हो सकते हैं? और कुछ नहीं हो सकता, ठीक। एक बॉन्ड, 4, 5, 6, इतना समय लगता है लैंग्वेज अगर आप पकड़ पाए तो। आपसे क्या पूछा गया? बॉन्ड पूछे गए सिस फॉर्म वाले। सिस का मतलब क्या? बॉन्ड एंगल कितना हो? 90। मैंने देखो ये काउंट किया, ये काउंट किया, 1 2, ठीक। अब इधर से मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, Cl है ही नहीं, इससे आता हूं, 1, ये काउंट करो क्या? कितने हो गए? ये 3, फिर 4, इसको काउंट करूं क्या? 6। ओके, अब मैं आगे चलता हूं और आंसर देता हूं आपको। 15 तक हो गए थे ना? 16, 17, 18, 19, 20। 16वें का आंसर मेरे पास लिखा हुआ है बॉम्बे,
17वें का लिखा हुआ है चेन्नई, 18वें का है बॉम्बे, 19वें का है चेन्नई, और 20वें का क्या आ रहा है? आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। इसका आंसर नहीं है मेरे पास, इसलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले 16वें वाले में किसी कोई डाउट? 16 वाले में, 16 में कोई डाउट? ओके, 16 में कोई डाउट नहीं। 17 में कोई डाउट? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस? कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे इसके अंदर? कोई डाउट? बोलो बच्चों, कोई डाउट? कैसे 4 आ रहा है? तुम, हाँ 4 कैसे आ रहा है 17 का? तो कितनी फॉर्म आ गई? कितना आंसर दिया मैंने? तो कैसे आ गया समझ में? पूछ रहे हैं कुछ 16 का ये कैसे वो कैसे। सिक्सटीन वाले को भी चेक कर लेते। 16 वाले में कह रहे हैं कि पहला है इट हैज नो जीआई। सबसे पहले कहा जा रहा है कि इसके अंदर कोई जीआई जो है वो नहीं होगी। क्या कहते हो? फॉल्स। क्यों? ऐसा क्यों? एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसी रिंग है इस टाइप से, तो यहां पर भी तो जीआई हो सकती है ना? मेरी बात समझ में आ गई? यानी यहां ये जो स्टेटमेंट है नो जीआई, ये गलत है, अपना जवाब नहीं है। ठीक है। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? कैसे? नहीं समझा। कार्बन से जुड़े? अरे उधर क्यों काटेंगे यार हम? उधर क्यों काटेंगे? जो CH3 ग्रुप है वो तो मॉलिक्यूल कायरल है ही नहीं, उधर काटने से क्या मतलब है अपने को? डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्लाइस कट तो नहीं है। यहां ये और इधर यदि आप कह रहे हो CH3 ये भी सही कह रही। वैसे नहीं सही कह रही। उधर वाला तो मैंने देखा ही नहीं। उधर और इधर वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री तो क्या मिली नहीं। नहीं सही कह रही, बिल्कुल सही बोला बच्चे। तो स्लाइस कट भी नहीं है। तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखता है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ये स्टेटमेंट तो सही है। अपना जवाब है। हर बार जब सही है तो अपना जवाब नहीं है। नेक्स्ट, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये तो बकवास लिखा हुआ है कुछ। बोलो बच्चों। इट इज ऑप्टिकल एक्टिव बिकॉज इट हैज सिमेट्रिक कार्बन।
सिमेट्रिक कार्बन में कब ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है यार? अनसिमेट्रिक होना चाहिए ना। तो सही जवाब बॉम्बे। 17 पर बात करते हैं। अब 17 के अंदर पहले तो कॉम्प्लेक्स कैसा आ गया, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, DsP2। यानी यहां कुछ ऐसा आ गया, मान लेते हैं A और इधर B, इधर A, इधर B, एक फॉर्म ये बन गई। अच्छा यहां देखो इस जगह पर, इस रिंग में, यहां मान लो एक रिंग है, ये है, और इसके अंदर क्या चीज लगी हुई है पता है? CH3, ये कायरल कार्बन है। अब पूछा जा रहा है आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे जा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं। तो क्या क्या हो सकता है, ये एक फॉर्म लिख सकते हैं अपन। अच्छा एक चीज ये कर सकते हैं, दोनों CH3 ऊपर और एक बार एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, यानी इसी स्ट्रक्चर की दो फॉर्म बन जाएंगी। क्या वो GI नहीं होंगी एक दूसरे? बिल्कुल, यहां से नहीं हो रही है, नो डाउट, लेकिन इनके कारण वो क्या हो जा रहे हैं, GI हो जा रहे। इस स्ट्रक्चर की कितनी फॉर्म आ गई? दो। और नहीं आया समझ में? और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी यदि मैं ऐसा कर दूं A और इधर कुछ B, ऐसे ऐसे, और यहां मैं कर दूं कुछ ऐसे और इधर AB, जैसे ऊपर किया है, तो इसके अंदर भी इधर यदि मैंने CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, ऊपर नीचे दो फॉर्म, एक ऊपर एक नीचे, तो इससे भी दो फॉर्म, दोनों ऊपर एक फॉर्म और एक ऊपर एक नीचे दो फॉर्म। नहीं समझ में आई मेरी बात? ठीक, तो इसका सही जवाब चेन्नई। 18वां, क्या आ रहा है? बॉम्बे आ रहा है। ये कौन वाला है? AA2BC, MAA2BC, कितनी फॉर्म बन जाएंगी इसकी? अगर आप इसमें तो अब कंफर्टेबल होने लग गए होगे, बना लेते होगे ना, ठीक है ना, याद भले ना हो, बना तो लेते हो ना। ओके, तो इतनी 3 फॉर्म आ रही थी, कोई दिक्कत? बनाना है क्या बच्चों? अच्छा 19 बताओ बच्चों, 19 का आ रहा है? ओके, 20 का मेरे पास आंसर है नहीं, आपने बताया है, एक बार चेक करता हूं मैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन नाइट्रोप्रोसाइड इज +2। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहां -2 है, तो x -5 + 1 = -2, x आपका -4 है और इक्वल टू इधर कितना आ गया, -2, यानी x बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, AgNH3 का यहां समझ में आया क्या चीज करी मैंने? AgNH3 का होल ट्वाइस इज लीनियर इन शेप। बिल्कुल ठीक है, दो ही चीजें आ रही हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp, तो लीनियर शेप होगी। आयरन +3 इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या कहते हो? आयरन +3 है यानी 4s2 3d6 में s2 यानी 3d5 हुआ, 5 आ गए, और आयरन +3 है, जो FO का डोनर है उस पर कुछ एक्सेप्शन तो है नहीं, यानी 5 के 5 ही रहेंगे, यानी sp3 D2, सही बोला आपने।
कोबाल्ट +3 पर वाटर आ रहा है, इस पर एक्सेप्शन है, इस पर एक्सेप्शन है, और ये D2sp3 बनाएगा। बिल्कुल सही, आपने जवाब क्या दिया मुझे? आप बिल्कुल सही हो। सही जवाब है आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। इस लॉट के बाद लास्ट लॉट है 25 तक, 21, 22, 23, 24, 25। चलिए बात करते हैं 21। आगरा दिल्ली, ऑल, आगरा दिल्ली, आगरा चेन्नई दिल्ली, और लास्ट का ऑल। इसके अंदर 21 में कोई डाउट? 21 में कोई डाउट? अभी मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूं, 10 बार पूछ रहा हूं, डाउट डाउट डाउट। नीचे उतर के कोई ना चले आना कि सर ये 15वां बता दो, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहां पर टाइम अपना बर्बाद कर रहा हूं। इसके बाद कोई ज्ञान का कटोरा लेके मेरे पास मत आ जाना नीचे, सर ये इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे आप। 21 समझ में आ गया? 22, 21 में 22 के अंदर कौन सा आपका इनकरेक्ट है? सबसे पहले पूछा गया है ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जीआई जो है वो एग्जिस्ट करेगी और ओआई आपका एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जीआई जो है ये तो एग्जिस्ट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो अपन आगे वाला स्टेटमेंट चेक ही नहीं कर रहे, मतलब ए अपना जवाब है। पोटेशियम एक्वा डाइसाइनो सुपर ऑक्साइडो दिस जो भी लिखा है, ये जो आईयूपीएसी नेम है वो इसका है। ये क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम तो ठीक है, एक्वा डाइसाइनो, डाइसाइनो सुपर ऑक्साइडो, ऑक्साइडो, बॉम्बे। क्या? तीसरा, देयर इज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स and 15 stereo isomer possible for this and this. 3 GI, PT में 4 अलग अलग चीजें हैं। मेरे स्कूल में ऐसे खड़े हो जाते थे ना जब बच्चे, ऐसे जैसे हम खड़े हैं अभी, ये खड़ा होना भूल जाते थे। वो जैसे ही खड़े होते थे ना ऐसे करके, सामने वाला जाता और क्या चल रहा है, और थोड़ा ऐसे करके इतनी तेज गिरते थे ना जिसका कोई हद नहीं। ऐसे जैसे खड़े ना ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कोई खड़ा नहीं होता था, ऐसे करके कोई भी आता था और क्या चल रहा है, इतनी तेज गिरोगे आप धम्मों से। हाँ, इसके अंदर क्या था? ये पहला वाला तो सही लिखा हुआ है, दूसरा वाला क्या कह रहे हैं? ए बी सी डी ई एफ 15 स्टीरियो आइसोमर नहीं, 30 होता है भाई। 15 जीआई होते और 15 के 2-2 फॉर्म 30 होते, तो ये भी गलत हो गया। सिस एंड ट्रांसफॉर्म आर नॉट डाई स्टीरियोमर्स टू ईच अदर। वाओ, ये समझ आ गया ना? ओके, 23 कोई डाउट है? हाँ हाँ, कुछ तो मूर्ख ही होते हैं ना, उनका क्या कर सकते हैं हम। एक्चुअल नाम क्या होगा? गलत ही लिख दिया ना। अबे कंपाउंड ही गलत लिखा है बेटा, वो कुछ भी लिख दिया है। अब मैं कैसे बता दूं कि जो नहीं है वो अगर होता तो कैसा होता? नहीं नहीं, कोई दिक्कत, समझ गया ना क्या गड़बड़ है? अच्छा, 20 ये ऐसे में मूर्ख गधा ऐसे बोल देता हूं ना, इसमें टेंशन मत लिया करो कि बोलने से कुछ हो जाएगा कि मूर्ख बोल दिया तो आप दीवार में सर मारने लगे कि आप पागल हो गए, गधा बोल दिया तो। ये सब
23 बोलो, डाउट है क्या किसी पार्ट में? ओके 24 तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है क्या? अच्छा रिपीटेड है, बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह। 25 में कोई दिक्कत? 24 के दिल्ली में इन ABCD स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी ऑब्जर्व। अबे ऑप्टिकल आइसोमर ABCD में कहां ऑब्जर्व होगा? स्लाइस कट मिल जाएगा। वो तो ऐसा बाइडेंटेट टाइप का लीगेंड हो उसके अंदर मिल जाए, क्योंकि अपने पास ऐसा एक मोनोडेंटेट हो उसके अंदर ही कायरलिटी मिल जाए, ऐसा कोई लीगेंड नहीं है, ऐसा कोई लीगेंड नहीं। नोट करके रजिस्टर पर लिखिए। जनरली पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, generally paramagnetic complexes are colored in nature, but compound having D3s hybridization are also colored, although they are diamagnetic. Generally paramagnetic complexes are colored in nature, but compound having D3s hybridization are also colored, although they are diamagnetic in nature. Color of these compound is due to LMCT. Color of these compound is due to LMCT. LMCT बोले तो ligand to metal charge transfer. LMCT ligand to metal charge transfer. मैं क्या बोला है कि वो जो कंपाउंड मैंने 6 लिखवाए थे ना, 6, उन कंपाउंड में जैसे मैं बात कर रहा हूं KMNO4 की या MNO4 माइनस की, तो यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये जो सारे कंपाउंड होते हैं ना KMNO4, इसका कलर कैसा है? K2MNO4 ग्रीन, K2Cr2O7 ऑरेंज, K2CrO4 येलो, CrO2Cl2 रेड ब्राउन। इसमें मैक्सिमम ऐसे हैं जो डायमैग्नेटिक है लेकिन फिर भी कलर शो कर रहे हैं, तो उनका कारण है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये टर्म और कारण कलर आने का ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ओके चलिए, अब मैं एक चीज आपको और यहां पर छोटी सी चीज बता देता हूं। ये चीज जो है इतनी भयंकर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार किन्हीं सवालों में 4 ऑप्शन में ये एक ऑप्शन आपको फंसा देता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और ये है वर्नर थ्योरी
वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर सबसे पहली थ्योरी दी थी। उसके बाद कुछ वीबीटी और ये सब आई थी। शुरुआती जो थ्योरी दी गई थी वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी, लेकिन इनकी थ्योरी जो थी वो कुछ लिमिटेड जगह पर ही वैलिड थी। ये वैलिड थी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओनली। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो टाइप की वैलेंसी होती है। पहला कहा प्राइमरी और दूसरा कहा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती थी? इसको इन्होंने कहा यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या मतलब है भी समझा रहे हैं। दूसरा नॉन डायरेक्शनल, तीसरा आयनाइजेबल, चौथा इसको हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसी लाइन से? डॉटेड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी को। सेकेंडरी वैलेंसी यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा ये नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल, नॉन आयनाइजेबल एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक डार्क लाइन से। जैसे मैंने आपसे कहा कि PT NH3 का होल 4 और Cl2, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड लिख दिया गया। और इसके अंदर ये जो है ये चार जो है ये है आपकी आयनाइजेबल कौन सी है? इनमें कौन सी चीज टूटती है? अलग अलग कौन सी हो सकती है? ये और ये। तो ये जो बाहर है ये क्या है आपका? आयनाइजेबल वैलेंसी। ये क्या है आपका? नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। मतलब इसकी यदि मैं प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बात करूं तो वो कितना है? 4। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 4। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? उल्टा बोल दिया मैंने। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 4। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2। जो आयनाइज हो सकता है वो आपका क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। जो नहीं हो सकता है वो कौन सा है? सेकेंडरी वैलेंसी। बच्चों इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो इसका रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे आपसे। PT इसको रिप्रेजेंट करना है ना तो हम ऐसे करेंगे। इसको किस लाइन से दिखाया जाता है? डार्क। इस वाले को डॉटेड लाइन से। अब वो कहीं पर भी आप बना सकते हो। मुझे 4 चाहिए, कौन सी? डार्क। तो मैंने 4 बना दी डार्क वाली। 2 चाहिए क्या? कहीं पर भी बना दो। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। समझ आ रही मेरी बात? इस तरह से। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा। वो ये देकर ये नहीं पूछेंगे, उल्टा पूछेंगे। वो ऐसे कहेंगे
पीटी ऐसा दे दिया आपने और आपसे कह दिया गया कि बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। अब अगर तो आप इसको लिख पाए, अगर आप इसको ऐसे लिख पाए तो आईयूपीएसी नेम कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख ही नहीं पाए तो गड़बड़ है। अब मेरी बात सुनो, प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई करवा रहा है वो कौन वाला था? प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है? जो आयनाइजेबल है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या है? यानी ये Cl पर यदि ऐसा हो गया ना, इसका मतलब देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या बता रही बच्चों पता है? जो चीजें सिर्फ बिहेव करती हैं किस तरह से? लीगेंड की तरह, वो क्या चीज है? सेकेंडरी वैलेंसी। यानी यदि सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हो और कोई न्यूट्रल लीगेंड आ रहा है, न्यूट्रल लीगेंड आ रहा है तो उसके लिए तो आप हमेशा ही कौन सी लाइन बनाओगे? कोई न्यूट्रल लीगेंड आ रहा है तो हमेशा ही उसके लिए क्या लाइन बनाओगे? डार्क। अच्छा बच्चों मुझे बताओ कि अगर मैंने ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ऐसा Pt NH3 का होल 5 Cl और इधर Cl लिख दिया, ऐसा लिख दिया, देखो इसके लिए ये सिर्फ क्या सेटिस्फाई करवा रही है? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करा रही, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या चीज होती है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताने के लिए यूज होती है। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर रिक्वायर्ड है उनको फुलफिल करने के लिए जो भी निगेटिव चार्ज यूज होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? जो सेटिस्फाई करवाते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं। यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? कुछ तो ही मान लेते, +2 है मान लेते, ठीक है। इसको कौन सी चीज ऐसी है जो सिर्फ लीगेंड ट्रांसफर करवा रही है अपने? ये अपने लीगेंड ट्रांसफर करवा रही है, ये अपने लोन पेयर ट्रांसफर करवा रही है, ये भी अपने लोन पेयर ट्रांसफर कर रहा है। यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? अच्छा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जरा सा। x +0 -1 इक्वल टू +1, ठीक है। ये जो अंदर निगेटिव वाला टर्म लिखा हुआ है ये क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए यूज नहीं हो रहा है? यूज हो रहा है। यानी ये जो है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आपका प्राइमरी वैलेंसी भी है और इसकी और सेकेंडरी वैलेंसी भी है। इसलिए इसको क्या लिखोगे? मतलब यदि कोई चीज पर ऐसा साइन आ गया तो वो कहां पर है? वो न्यूट्रल नहीं है और वो डब्बे के अंदर है। मैंने कहा कि बच्चों ये बताओ Pt और इधर मैंने कहा H2O, या कुछ ऐसा बना देता हूं मैं, Pt इधर H2O, इधर H2O, इधर H2O, इधर H2O, इधर मैंने कहा Cl और इधर मैंने कहा Cl। समझ में आ जाएगा क्या होगा? ये कहां है? डब्बे के अंदर या बाहर? अंदर, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, जरा बुकलेट निकालो जरा सा। आप जरा पेज नंबर 27 पर आओ।
पेज नंबर 27 पर आओ। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा सा। बच्चों ये बताओ, यदि मुझे ये कंपाउंड लिखना है, ये कंपाउंड COCl3.4H2O, इसको यदि लिखना है हमको तो इसको मैं कैसे लिखूं? इसको यदि रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में तो कैसे लिखूं? COH2O का होल 4 Cl2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कितने चाहिए हमको? 6 उन्होंने दे रखा है, और ये भी कहा है कि बाइनरी दो चीजों का मिक्सचर होना चाहिए, एक ये एक ही। अब इसका रिप्रेजेंटेशन यदि मैं इन सब में देखना चाहूं तो कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। मेरी बात समझा रही? कैसे सवाल आते हैं इस पर ऐसे। और है क्या कोई? और है क्या कोई? और नहीं होगा? कहां पर? और कोई नहीं होगा? इस पे सवाल मेंस में आया था पिछली बार। हाँ हाँ, डॉटेड होना चाहिए ना। अगर डॉटेड नहीं है तो क्या होगा? डॉटेड नहीं है तो क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही ऐसा। अगर ये है तो दोनों अंदर। बच्चों ये समझ में आया? अगर कोई भी मैंने आपको सामने लिगेंड लिख दिया हो, अगर डब्बे के अंदर कोई ऐसा है जो सिर्फ न्यूट्रल है, जो सिर्फ न्यूट्रल है, तो वो आपका डब्बे के अंदर है और न्यूट्रल है, तो उसके लिए कैसा रिप्रेजेंटेशन? अगर डब्बे के अंदर है और आपका निगेटिवली चार्ज है, हैलोजन है, तो क्या करोगे? अगर डब्बे के बाहर है और कोई भी चार्ज लिगेंड है, ये याद रहेगा आपको। बस ये एक छोटी सी थ्योरी थी। अब मैं एक इसमें और एक पॉइंट बताता हूं आपको। लिख लिया आपने? झूठ बोलते हो। अरे हाँ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। बच्चों ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझ में आ रहा है? डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे ये बताओ, आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? आयनिक बॉन्ड क्या उसकी कोई डायरेक्शन होती है क्या, कि वो एक्स एक्सिस पे बनते हैं, वाई एक्सिस पे बनते हैं, या जेड एक्सिस पे बनते हैं? ऐसा होता है क्या? जबकि जब आप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हो तो वहां पर ओवरलैपिंग आप ऐसे पढ़ते हो कि पीएक्स जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। मतलब वहां डायरेक्शन का यूज आता है। कहां पर? जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं पर या कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं। लेकिन आयनिक बॉन्ड के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं आता। कैटायन सराउंड होता है एनायन से, एनायन सराउंड होता है कैटायन से। क्या किसी डायरेक्शन में ऐसा होता है? नहीं, वो तो हर डायरेक्शन में सेम टाइप की चीजें होती हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? डायरेक्शनल। इसीलिए इसके अंदर जो मैंने प्राइमरी वैलेंसी कही उसको कैसा कहा? नॉन डायरेक्शनल। क्योंकि वो कैसी थी? आयनाइज वाली थी। मतलब आयनिक बॉन्ड, डब्बा अलग कैटायन अलग, इसीलिए इसको क्या कहा गया? नॉन डायरेक्शनल। और जो ऐसी थी जो अपने लोन पेयर सेंटर की तरफ डोनेट कर रही थी उसको क्या कहा मैंने?
डायरेक्शनल बॉन्ड कहा। ठीक है, तो जैसे इस पर सवाल कैसे आ सकते हैं, इस पर कोई सवाल वैसे सच मुझे दिख नहीं रहा, आगे देखते। पहले इसको टिप्स कर लो जल्दी भगवान के लिए। कर लिया? चलो ले चले तुमको जल्दी। बात करते हैं एक टर्म की जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि K4 FeCN6 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडविक। उन्होंने एक रूल दिया, उन्होंने कहा कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बनाती है, कोई भी एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बनाता है ताकि वो अचीव कर सके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे 3D सीरीज का एलिमेंट है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बनाता है ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। 3D सीरीज के नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कितना एटॉमिक नंबर 36। यदि 4D सीरीज है तो इसके लिए नियरेस्ट आपका कितना, और यदि 5D है तो 86। ठीक है ना। जैसे यहां पर मुझे इसका EN निकालना है तो क्या करूं, EN का मतलब क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कि ये आयरन इस मॉलिक्यूल में अपना कितना एटॉमिक नंबर शो कर रहा है। जैसे देखो इसके अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर है नॉर्मली जो होता है वो कितना होता है, 26। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, इतने इलेक्ट्रॉन इससे चले गए या आ गए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉन इतने चले गए। हर लीगेंड ने इसको 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन मिले, यही क्या हो गया इसका EAN, यानी एटॉमिक नंबर प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ डोनर साइट। ये बराबर हो गया क्या EAN के। तो यदि पहला एग्जांपल जो मैंने लिया K4 FeCN6 का, इसका EN कितना आया, 36। नहीं आ रही बात समझ में। अगर एलिमेंट का EAN 36 से कम रहता, अगर आप निकालते और एलिमेंट का जो आपका EN होता वो 36 से कम होता तो वो क्या चाहता, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता। इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता मतलब खुद क्या होता, रिड्यूस होता और सामने वाले को क्या करता, ऑक्सीडाइज करता। इफ EAN 36 से कम है देन कंपाउंड एक्ट एज ए
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्ट एज ए, क्या बोला मैंने, इससे कम है यानी क्या करेगा, यदि इसका EN 36 से कम है यानी ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो खुद आपका क्या होगा, सही बोला ना, हाँ, यानी एक्ट एज ए ऑक्सीडाइज। अगर अगर EN की वैल्यू 36 से ज्यादा है तो क्या होगा, 36 से ज्यादा में 37 है तो क्या ये कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। 36 से ज्यादा है, हाँ देगा, सॉरी देगा, देगा तो दूसरे वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। देन सही बोला, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्ट एज ए, तो ये चीज भी पूछी जा सकती है आपसे। वैसे आपको जनरली क्या पूछा जाता है, EAN वैल्यू निकालने का। आपको मुझे कुछ की EN वैल्यू निकालकर अभी दिखानी है कि इसकी EN वैल्यू क्या होगी। जनरल लिखा है बेटा सबके लिए। चलो जल्दी से इनको बता दो मुझे। और इसके बाद एक नोट लिखना है अपने को। क्या नोट है मैं बताऊंगा अभी।
पहले वाले में बच्चों, पहले वाले में क्या आपने इसको ट्राई किया? पहले वाले को ट्राई किया। पहले वाले में यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, पहले वाले कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो क्या बोलोगे? 3 या 6 या 12 या 15? कांट से 6। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं इसके अंदर? 6। तो जितने भी आपको सेंट्रल वाले के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते थे उन्हीं को क्या कहते थे? सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी है इसके अंदर 6। अब मैं बात करता हूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। कितना आ रहा है? 39, 36, 33। सही जवाब है 33। आया नहीं आया? डोनर साइड कितनी है? 2। और ऐसे लिगेंड कितने हैं? 3। यानी कितनी टोटल डोनेट करने वाली साइट हो गई? 6। और हर डोनेट्स करने वाली साइट कितने लिगेंड, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रही है? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 12। तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 3, 24 माइनस 3 प्लस 12। नहीं आया बच्चों। इसके बाद अगली जगह पर इसका क्या आ रहा है? और भगवान के फजल से इसका भी कितना आ रहा है? 33। और भगवान के फजल से अगले वाले का भी कितना आ रहा है? 33। यानी बैक टू बैक शुरुआत के 3 के जो हैं वो आ रहे हैं 33। किस वाले का? किस वाले का? चेन्नई वाले का 34 आ रहा है। कैसे बोला? कैसे? ओके 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 ओके। इसका आ रहा है कितना? 34। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। वो हो रहा होगा यार। उसके बाद अगले वाले में इसका बताइए, कर रहे हो क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। NO पर कितना चार्ज है? आयरन पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? +1। आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इस कंपाउंड के अंदर? कोई है जो बता सके? एडवांस का क्वेश्चन है कि इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में। अरे अकल लगा लो बेटा, अकल लगा लो, अकल लगा लो, वरना ऐसे ही लगता है कि सब सही हो गया। लेकिन आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो S का अंदर नहीं आएगा। फोर S1 और तो S का अंदर नहीं आएगा। 5 5 5 5 बना लो ना, 2 मिनट लगेगा, बना लो। देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 1। आंसर 3 होगा। अब बच्चों क्या इसके अंदर भयंकर कोई गणित लग रही थी क्या? लेकिन सिर्फ आपने क्या किया? जल्दबाजी करी और देखिए प्लस का माइनस खा बैठे आप। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। बताऊं क्या लिखूं? आ गया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इसका EAN बताओ, एक बार में सही बताओ। गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों, बोलो बोलो। 37। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निकालो सभी लोग, ये मत सोचो कि रजिस्टर गंदा हो जाएगा।
अगर मैंने गलत यहां पर कर दिया, सही जवाब है 37, 37, 37 आ गया, बहुत अच्छी बात। अगला बढ़ो। ईडीटीए कितने डोनर है कुछ नहीं पता होता है तो हेक्सा। अब बिल्कुल सही से निकालो इसका ईएन। कितना सोच के बोला ना आपने, एक बार ट्राई करा, आराम से किया ना। जल्दबाजी क्यों करते हो? जल्दबाजी अभी किसी चीज की नहीं। सही जवाब है 35। नेक्स्ट एफ वाले को चलो। COCl3NH3 का होल थ्राइस कितना? कितना आ रहा है नेक्स्ट वाले का, एफ वाले का? 36। आया? दिक्कत केमिस्ट्री की नहीं है बेटा। बोलो यार। नेक्स्ट आगे चलो। GH दो बचे, जल्दी से निपटाओ। अगला वाला जी वाला करो। 36 आ जाए तो, 36 आ जाए ना तो फिर कैलकुलेशन मत चेक किया करो ये तो सही होगा। और इसके अलावा कुछ आए तो फिर चेक कर लिया करो, एक बार गड़बड़ तो नहीं कर दी। अगला वाला बताओ। इसका भी 36 है। कोबाल्ट वाले का भी क्या है? कोबाल्ट वाले का CODMG का होल ट्वाइस। लास्ट वाले का बताओ। जी का तो 36 है, एच का बताओ। इस वाले का है 33। बंद मत करो, अभी एक सवाल करना है, एक दो सवाल। बच्चों जरा सा मुझे वो दे दो, बुकलेट दे दो, और इसके अंदर जरा काम लिख लीजिए। इससे टिक कर दूं मैं? बच्चों इसके अंदर थोड़ा सा होमवर्क देखिए, क्या क्या करना है आपको। शांति बनाए रखिए भगवान के लिए। पहले आ जाओ पेज नंबर 5 पर। ये 5 पर नहीं, आप तो इधर आ जाओ। 6 पर, 6 पर आ गए। जो एग्जाम्पल 1 है हायर मोलर कंडक्टिविटी वाला, दिख रहा है आपको? सॉल्ट एग्जाम्पल में इसको करना है। नीचे जो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसको करना है। अगले पेज पर जो ऑर्डर ऑफ चिलेटिंग इफेक्ट है इसको नहीं करना है अभी। फिर क्या करो, आगे बढ़ो। अब सीधे आप पहुंचो एक्सरसाइज पर, DCT1, DCT1 पर, DCT1 पर। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4,
5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DCT 2 आप सुनते चलिए, बीच में बोलेंगे तो आपका टिक जो है वो छूट जाएगा। DCT 2 को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें के बाद आपका छठा, छठे के बाद एक काम करो सातवां, आठवां, आठवें के बाद नवा छोड़ दो, क्या सेवेंथ करना है ना, करना है। चिलेटिंग मतलब क्या, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाना। चिलेटिंग मतलब क्या है, नवे को छोड़ दिया आप लोगों ने, नमा छोड़ दिया, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, नमा भी कर लो, गुस्सा हो मत, नमा भी कर लो, कोई लोड नहीं। 10वां कर लेना बच्चों, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बच्चों सुनो, मेरी बात सुनो, बच्चों मेरी बात सुनो। DCT 1 पूरी कर लो, 2 पूरी कर लो और 4 पूरी कर लो। और सुनो, 3 के कुछ क्वेश्चन टिक कर लो। अच्छा ये बताओ, सुनो, आप तो ये कह दोगे ना सर, तो आप तो कितने भी दे दो, आप तो पूरी बुकलेट भी एक दिन में के अंदर करने को दे सकते हो, आप दे दो, आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछोगे हम क्या करेंगे, तो हम तो हवण करेंगे, हवण करेंगे। आप तो ये मुझे बताओ, DCT 1 कर लोगे? 1 कर लो। अच्छा अभी 2 छोड़ दो, इसके बाद सुनो, इसके बाद मैं जो क्वेश्चन टिक करा दे रहा हूं उनको कर लो। अभी सिर्फ क्या करना है, DCT 1 कर लो, और बाकी जो अच्छे क्वेश्चन है ना उनको मैं टिक करा दे रहा हूं। अरे रुक जाओ ना, DCT 1 पूरी करनी है। अब जो क्वेश्चन टिक कर रहा हूं मैं, इसकी बुकलेट ही गंदी कर दी मैंने पूरी। इसके बाद सुनो, DCT 3 में से करने हैं आपको क्वेश्चन। एक तो कर लो क्वेश्चन नंबर 8, एक कर लेना क्वेश्चन नंबर 14, 15, 14, 15 कर लेना। फिर पेज पलट लेना, 17, 18, 20। DCT 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। नहीं आगे नहीं, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। चुप हो जाएं, चुप हो जाएं, भगवान के लिए चुप हो जाएं। 10th, 17, 17, 21, 21, बस देख रहे हो आप, कम कर दिया ना। चलो अब मेरी बात सुनो, अगले टर्न, अब ये टॉपिक, ये नोट जो लिखा हुआ है ना, यही नोट पर ये टॉपिक अभी फिलहाल रुका हुआ है। नोट लिखा हुआ है, यहीं रुका हुआ है। अब जब अगले बार आएंगे तो ये नोट से ही चालू करेंगे। और मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टर्न पर टॉपिक चालू होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें 3 पार्ट है, उसका एक पार्ट हम लोग को खत्म कर लेना है केवीपीवाई से पहले जो आएगा उसके अंदर। ये सवाल, ये जो है क्वेश्चंस, ये भी खूब सारे आएंगे केवीपीवाई के अंदर, तो इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। और कल तो टेस्ट है ही आपका, पता ही है आपको।
ठीक है, वो सारी न्यूज आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेंशन मत लो। पूछो। BR2 NaOH, चलते रहो और सुनते रहो। BR2 और NaOH जब अलग अलग कंडीशन होती थी ना, कोल्ड और डाइल्यूट और हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड, तो मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो मैंने क्या बताया था कि अगर Br2 और NaOH कोल्ड कंडीशन में दिया जाए, ठीक है, तो वो इसको NaOBr भी लिख सकते हैं, या हॉट कंडीशन में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो इसको पहचानना था कि ये Br2 और NaOH वाली रिएक्शन है, यानी यदि इस जगह देखो तो एनिलीन है, या फिनॉल होता एनिलीन होता तो 3 Br 3 लगा देते, बिल्कुल सही।